लर्नर्स स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लाइन नोट करवाते हुए चलूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है, फिर चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए बिना कोई देरी के आप जरा सोचिए, एक छोटा सा किला जिसके चारों तरफ जंगल और रेगिस्तान हो, वही एक दिन बन जाता है पूरी सल्तनत का दिल यानी दिल्ली। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। चलिए एक कहानी के जरिए जानते हैं कैसे दिल्ली बनी सुल्तानों की राजधानी और कैसे बदलती रही समय के साथ। सबसे पहले 12वीं सदी के आखिर में आए मोहम्मद गोरी, जिन्होंने 1192 की तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की बुनियाद रखी और इसे कहते हैं गुलाम वंश। फिर आए इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को मजबूत किया। रजिया सुल्तान, पहली महिला शासक जिसने दिल्ली पे शासन किया। गयासुद्दीन बलबन, जिसने सख्त कानून बनाए। फिर आए खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, बहुत सारे डायनेस्टी। सबने अपना अपना योगदान दिया। किसी ने बगावत दबाई, किसी ने नई राजधानी बनाई और किसी ने अफगानिस्तान से युद्ध लड़ा। दिल्ली के सुल्तान लोगों को तुर्क, अफगान और हिंदुस्तानी सभी के रूप में मिलाकर राज करते थे। उनका शासन सेंट्रलाइज था, मतलब सब कंट्रोल उनके हाथ में था। वो नियुक्त करते थे एक इक्तादार। इक्तादार क्या था? जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे सबसे, उनको इक्तादार बोला जाता है। ठीक है। सैनिक, और रखते थे एक मजबूत जासूसी तंत्र। पर उन्हें अक्सर फेस करनी पड़ती थी बगावतें, युद्ध और अलग अलग जातियों का विरोध। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे सल्तनत का प्रभाव कम होने लगा, लेकिन कुछ नई बातें भी हुई। लोधी वंश, जो अफगान मूल के थे, बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा को भी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराया 1526 में। किस चीज में हराया? तो पानीपत के युद्ध में लड़ाया हराया। ठीक है। और यहाँ बन गया मुगल साम्राज्य। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा मुगल साम्राज्य। कहाँ से? 1526 से, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। सल्तनत के दिनों में मस्जिदें बनी, कुतुब मीनार, उर्दू भाषा का विकास और कई नई तहजीब का जन्म हुआ। लोगों के नए पहनावे, कला और संगीत अपनाया। दिल्ली के एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगम बन गई, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियां साथ बढ़ी। तो ये तो मैंने आपको समझ दिया जो मुझे पता था। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाहती है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों जिक्र नहीं था? क्योंकि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। उससे पहले दिल्ली महत्वपूर्ण शहर में नहीं जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली किस शताब्दी में आकर महत्वपूर्ण शहर बना। तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि किन शासकों के काल में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना? तो तोमरों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिन्होंने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनाई। ठीक है। तालिका 1 कहाँ है? ये है तालिका 1। इस पे भी चलेंगे। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है। मानचित्र 1 को देखकर दहली, एक पूना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। ठीक है। आ जाइए तालिका 1 पे। तालिका 1 में दिखाया गया है दिल्ली के वो सभी शासक जिन्होंने मिलकर दिल्ली को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बनाया। तो सबसे पहले है राजपूत वंश। राजपूत वंश में तोमर, ठीक है, ये अनंगपाल ने 1130 से लेकर 1145 तक शासन किया। उसके बाद फिर आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक राज किया। फिर कुछ तुर्की शासक आ गए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। इन्होंने 1206 से लेके 1290 तक शासन संभाला। उसके बाद फिर खलजी वंश से आगे जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, इन्होंने संभाला। फिर तुगलक वंश का
जन्म हुआ। फिर यहाँ से राज करना शुरू किए तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की पगडी संभाली। फिर आते हैं सैयद वंश, जो है खिज्र खान। इन्होंने भी अपना योगदान दिल्ली सल्तनत को संभालने में दिया। फिर आते हैं लोधी वंश के बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश के शासकों ने शासन किया दिल्ली पे। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख, तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, सुल्तानों के समय में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखा गया था। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारिया जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, जैसे एक, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ठीक है, तवारीख के जो लेखक थे वो नगर में रहते थे, गांव में शायद ही कोई रहते होंगे। ये पहला बात है। दूसरा बात, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा लिखा करते थे। तीसरी बात, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान कब दिल्ली के सिंहासन को संभाला? तो 1236 में। ठीक है, और ये पहली महिला शासक थी। ये पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि पहली महिला शासक कौन थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1236 में वह सिंहासन संभालने के लिए बैठी और 1240 में उसे हटा दिया गया, क्योंकि वहां की प्रजा एक महिला शासक को अपना शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो ये येलो बॉक्स में आपको बताया गया है कि रजिया के विषय में मिनहाज का क्या विचार था रजिया सुल्तान के बारे में, तो आप ये पढ़ लेना। इसमें दिया गया है, रजिया सुल्तान के बारे में बताया गया है। उनका नाम दीदी से निकला है। अच्छा, ठीक है। अब है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता है। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता के बारे में मुझे याद है 6 क्लास के चैप्टर्स में आपको बताया भी है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे, ये भी मैंने बताया हुआ है। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, मुक्ति का क्या काम था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में
नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपना सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस टाइम पे कौन सा 3 तरह का टैक्स लगाया जाता था। पहला टैक्स लगता था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन से 3 तरह के टैक्स लगते थे। तो पहला था कृषि पर, जिसको खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा था घरों पर। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इस इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। शायद उनकी शासन व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए कुछ ही समय तक वो रख पाते थे। ठीक है, अब क्या है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में क्या किया, उत्तर पूर्वी ईरान में यानी आज का उज्बेकिस्तान जिसको हम बोलते हैं, उस पर हमला कर दिया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। और उज्बेकिस्तान पे हमला करने के बाद वो कहाँ हमला कर दिया, दिल्ली सल्तनत पे। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ठीक है, अब है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था। ठीक है, तो अब तालिका 1 में जहां हमने देखा था कि कौन से वंश ने कितना से कितना ईस्वी तक राज किया, कितना से कितना ईस्वी तक गद्दी संभाला, उसमें आप जाके देखोगे तो आप पाओगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज रहा था। ठीक है, मतलब 15 से 16 शताब्दी में किसका राज था, तो सैयद वंश और लोदी वंश का राज था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं यानी बाबर का बेटा और अकबर का पिता जो हुमायूं था तक को चुनौती दी और परास्त किया। अब देखिए, मुगल साम्राज्य का, मुगल सल्तनत का बहुत ही बड़ा सम्राट जो था, सम्राट हुमायूं, उसको किसने हराया था, तो उसको शेरशाह सूरी ने हराया था। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। इस तरह से यहाँ हमारा खत्म होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली का एक सफर छोटी सी जगह से लेकर एक विशाल राजधानी तक का था, जहां सुल्तानों ने राज किया, नए कानून लाए और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर आज भी दिखता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना कि दिल्ली की कहानी और सुल्तानों की जुबानी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल पे से जाना मत। मिलते हैं चैप्टर 4 में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।